माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, एसएमसी एस मंगल क्लासेज शिक्षण विधियाँ सीरीज 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, सीरीज 1 और सीरीज 2 के प्रश्नों के हल आपने कर लिए होंगे और आपसे यहाँ मेरा निवेदन यही है कि जो मैं प्रश्न डाल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरे वीडियो को देखें, जिससे कि संपूर्ण प्रश्न आप हल कर सकें। तो आप सब लोगों पर माँ शारदे की कृपा बनी रहे, उस गुरु की कृपा बनी रहे। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। जो गुरु है उसके समान कोई दाता नहीं है और जो शिष्य है उसके मुकाबले कोई याचक नहीं है। जो गुरु है वो याचक को तीनों लोकों से भी बढ़कर के ज्ञान, विद्या रूपी दान देता है। ऐसे गुरु को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विद्यार्थियों, सबसे पहले माँ सरस्वती को, अपने गुरु को याद करता हूँ, वंदन करता हूँ और अब इसके बाद मैं प्रारंभ करता हूँ अपनी सीरीज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न, फिर मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रश्न को बारीकी के साथ में पढ़ना और उसके बाद विकल्पों को पढ़ना, तब उत्तर देना। पहला प्रश्न है, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बताइए बच्चों। 4 विकल्प हैं। स्टीवेंसन का कथन है ये, किलपैट्रिक का कथन है ये, आशुबेल का कथन है ये, रिस्क का कथन है। तो कथन आधारित 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं, इसलिए जो कथन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उनको पढ़िए और उसका आंसर याद करिए। इसमें सीधा सीधा सा आंसर है इसका। ये कथन जो दिया गया है वो किसका है? आशुबेल का है। तो बच्चों, इसका आंसर है आशुबेल। आशुबेल कहते हैं समस्या समाधान के संदर्भ में कि समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित होता है। तो ये कथन किसका हो गया? आशुबेल का हो गया। अब सेकंड प्रश्न पढ़िएगा। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? अनुसंधान विधि का मुख्य उद्देश्य है। अनुसंधान विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, बालकों में विषय के प्रति रुचि विकसित करना, हो सकता है। दूसरा है, बालकों एवं अध्यापकों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। बिल्कुल, चूंकि अनुसंधान विधि में अध्यापक की जो भूमिका होती है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका होती है, तो विद्यार्थी उसके मार्गदर्शन में कार्य करता है यहाँ पर। तो मधुर संबंध बनने की संभावना रहती है, यह भी एक उद्देश्य हो सकता है। बालकों को खोजी बनाना, यह भी एक उद्देश्य है, और बालकों के स्तर में सुधार करना, यह भी एक स्तर उद्देश्य हो सकता है। किंतु आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो मुख्य उद्देश्य है वो है बालकों को खोजी बनाना। यानी अनुसंधान विधि एक ऐसी विधि है जो बालकों को क्या बनाती है? खोजी बनाती है। यदि खोजी प्रवृत्ति को जन्म देने की बात करें तब तो वो आगमन विधि है, लेकिन खोजी बनाने का जो काम करती है वो कौन सी करती है? अनुसंधान विधि करती है। तो अनुसंधान विधि का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या करना है आपको? बालकों को खोजी बनाना। तीसरा प्रश्न पढ़िए, ऐसी विधि जिसमें बालकों को अपने ज्ञानार्जन का बोध भी रहता है वह है। वापस रिपीट करता हूँ कथन को, प्रश्न को। ऐसी विधि जिसमें बालकों को अपने ज्ञानार्जन का यानी का बोध भी रहता है वह है।
ज्ञान का जो बच्चे अर्जन करते चले जा रहे हैं उनको साथ के साथ पता रहता है, बोध होता है, वो कौन सी विधि है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में बच्चों को फ्रेम्स दिए जाते हैं। अध्यापक जो है वो फ्रेम्स तैयार करते हैं, बच्चे उन फ्रेम्स के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कथन भी होता है, प्रश्न भी होता है, उत्तर भी होता है, उत्तर छिपा हुआ होता है। तो बच्चे पहले कथन को पढ़ते हैं, कथन के पढ़ने बाद प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न का उत्तर कथन में से ढूंढते हैं और जो उत्तर दिया हुआ है उसकी जांच कर लेते हैं। इसका मतलब सीधा आ रहा है आपको कि बालक अपने ज्ञानार्जन, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसका साथ के साथ उसे क्या होता चला जा रहा है, बोध होता हुआ चला जा रहा है। आगमन विधि सेकंड ऑप्शन है इसका। आगमन विधि में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में अंत्य क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन उसे ज्ञान अर्जन का बोध नहीं होता, यानी वो मूल्यांकन उसका साथ के साथ नहीं कर पाता है। इसी तरीके से समस्या समाधान विधि में ज्ञानार्जन तो होता है लेकिन साथ के साथ बोध नहीं होता, क्योंकि समस्या समाधान विधि का अंतिम स्टेप आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, निष्कर्ष होता है। तो निष्कर्ष में पता लगेगा कि क्या हमारा डिसीजन निकल, जो समस्या थी उसका समाधान क्या निकला है। चौथा ऑप्शन है प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी प्रत्यक्ष रचना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता चला जाता है और जो मूल्यांकन करता है वो बाद में होता है। तो साथ के साथ उसे पता लगे कि मैंने कितना सीख लिया है, वो विधि कौन सी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, जिसमें विद्यार्थी को साथ के साथ पता लगता हुआ चला जाता है कि मैंने अभी एक फ्रेम कर लिया तो इतना ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, दूसरा फ्रेम कर लिया तो दूसरा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। तो आंसर क्या हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। चौथा प्रश्न देखिए, खेल विधि में अभ्यास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने अभ्यास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जब खेल विधि में हम देखते हैं तो खेल खेल के माध्यम से अधिगम कराने की विधि है और इसमें 9 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें एक है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है, दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत है, तीसरा जो सिद्धांत है इसमें मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, चौथा विश्रांति का सिद्धांत है, पांचवा अभ्यास का सिद्धांत है, छठा पुनरावर्तन का सिद्धांत है, सातवां आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत है, आठवां साम्यान्वेषण का सिद्धांत है और नौवां विरेचन का सिद्धांत है। तो इन सब के सिद्धांतों के प्रतिपादक रहे हैं। यहाँ प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वो आपसे अभ्यास के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं। तो अभ्यास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं वो कौन से रहे हैं, कार्ल ग्रास रहे हैं। अभ्यास का सिद्धांत खेल विधि में जो प्रतिपादित किया है वो किसने किया है, कार्ल ग्रास ने किया है। लेजारस ने तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, लेजारस ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो मनोरंजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और स्टेनथॉल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, पुनरावर्तन का सिद्धांत स्टेनथॉल ने प्रतिपादित किया है। तो इन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें अपन। पांचवा प्रश्न पढ़िए, सामाजिकृत अभिव्यक्त का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ आमतौर पर एक आध प्रश्न ऐसा भी आता है परीक्षा के अंदर जहाँ पर कथन सही नहीं है या उद्देश्य नहीं है, यानी 3 तो उद्देश्य हैं लेकिन एक ऐसा इसमें विकल्प है जो उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से स्पष्ट व गहन चिंतन करने की क्षमता का विकास करना। यानी सामाजिक अभिव्यक्त विधि होती है उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से, यानी सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना होती है। और लोकतांत्रिक का मतलब आप समझ सकते हैं, सबको अपनी अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कहने का अधिकार होता है। स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे चिंतन कर सकते हैं अपनी बात को। तो विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से स्पष्ट व गहन चिंतन करने की क्षमता का विकास करना, ये सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि का उद्देश्य है। दूसरा, विद्यार्थियों में परस्पर समझ उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है, क्योंकि विद्यार्थी आपस में, जब एक विद्यार्थी अपनी बात को कह रहा होता है तो दूसरा विद्यार्थी अपने साथी विद्यार्थी की बात को सुनता है, समझता है।
तो उसको अवसर मिलते हैं समझने के। तीसरा है एकागी शिक्षण पर बल देना, इसको थोड़ा सा रोक लें, चौथा और समझ लें। विद्यार्थियों की सामूहिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। तो यहाँ सामाजिकृत अभिव्यक्त जो विधि है वो केवल अकेले विद्यार्थी के द्वारा संपन्न नहीं होती, एक समूह में की प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी बात कहने का अधिकार रखता है। शिक्षक भी अपनी बात कहता है, विद्यार्थी भी अपनी बात कहता है। जैसे गांव की चौपालों में आपने देखा होगा कि गांव की चौपालों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं। तो जब सब, ये सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि का अनौपचारिक रूप कहलाता है। इसलिए उसमें देखा होगा कि सब लोग अपने स्वतंत्र रूप से स्पष्ट व गहन चिंतन करते हैं, क्षमता का विकास होता है, परस्पर आपस में एक दूसरे को समझ विकसित होती है, सामूहिक निर्णय होता है उसमें, तो सामूहिक निर्णय में सहायता मिलती है। तो ये तीन तो उद्देश्य हैं। एकागी शिक्षण मैंने कहा समूह में कार्य होता है इसमें, इसलिए एकागी शिक्षण की बात अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। समाज, एकागी शिक्षण कभी भी समाज का रूप नहीं हो सकता बच्चों। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा वाला हो गया, एकागी शिक्षण पर बल देना। तो ये उद्देश्य इसका नहीं है। छठा प्रश्न बहुत आसान है, सीधा सीधा सा उत्तर है, कहीं इतना इसमें समझ की आवश्यकता ही नहीं है। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब हिंदी में उसे विज्ञान कह रहे हैं और विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। और जब साइंस शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ पर बात करते हैं तो चूंकि साइंस अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी की जब अपन बात करते हैं तो लैटिन भाषा की अपन को बात करनी होगी। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, साइंटिया और स्कायर। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति स्कायर से हुई है। लेकिन शब्द किस भाषा के हैं? ये लैटिन भाषा के हैं। तो आंसर बच्चों इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपका? तीसरा ऑप्शन हो गया। ऐसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही आता है। कभी पाठ्यक्रम को लेकर के आ जाता है, किसी भी शब्द को लेकर के आ जाता है कि इस शब्द, जैसे अभी आ जाए हुरिस्को शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हुरिस्को शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से, तो ऐसा एक प्रश्न आता है। इसलिए ऐसा प्रश्न भी हमें क्या करना है, तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रक्षा प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किस विश्वविद्यालय में किया गया? प्रक्षा प्रतिमान पूछताछ उपागम जिसको अपन कहते हैं, जो रिचर्ड सचमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और रिचर्ड सचमैन ने ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत को आधार बनाया था। पिछले वाले वीडियो में भी इससे संबंधित प्रश्न मैंने रखा था और इस वाले वीडियो में भी ये प्रश्न है। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो रिचर्ड सचमैन कौन थे? एक भौतिक शास्त्री थे। और भौतिक शास्त्री थे तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था और भौतिक विज्ञान में किया था। लेकिन ये किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? तो जो अमेरिका के अंदर इलिनॉइस विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये प्रोफेसर थे, भौतिक शास्त्री के रूप में कार्यरत थे। तो वहीं पर इन्होंने इस प्रतिमान का सबसे पहले प्रयोग किया था बच्चों। इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर यहाँ पर लगा करके आना है। तो अमेरिका के इलिनॉइस विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन के द्वारा प्रक्षा प्रतिमान को प्रतिपादित किया था और उन्होंने सबसे पहले प्रयोग इसी विश्वविद्यालय में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है वो स्टेटमेंट का है, इसलिए उस स्टेटमेंट को पढ़िएगा। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक और मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह कथन है। जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ वैसे प्रश्न आपको भी पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि स्टेटमेंट एक ही कंसेप्ट के बहुत सारे परिभाषाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं परिभाषा और जो परिभाषा देने वाले हैं उनके साथ हमें शब्दों के साथ समायोजन करना होता है, एक समन्वय करना होता है यहाँ पर। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक और मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जहाँ मापन मूल्यांकन का भाग माना जा रहा है जिसमें प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यांक, मध्यमान इनकी बात की जा रही है, तो ये जो परिभाषा देने वाले थे वो ईवी वेस्ले हैं। यानी जो ये स्टेटमेंट है, ये परिभाषा दी जा रही है वो किसके द्वारा है? ईवी
वेस्ले के द्वारा दी जा रही है। सीरीज 2 के वीडियो में आपने देखा था, वहाँ पर जो मूल्यांकन की परिभाषा आ रही थी वो क्वालेन एवं हन्ना के द्वारा थी, और अब इस वाले वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि जो परिभाषा है वो किसके, ईवी वेस्ले का। प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन है। मूल्यांकन है, पहला विकल्प है आपके पास मूल्यांकन मापन है, हो सकता है। दूसरा विकल्प है मूल्यांकन मूल्य निर्धारण है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, मूल्य निर्धारण है। तीसरा विकल्प है मूल्यांकन गुणात्मक है, हाँ मूल्यांकन गुणात्मक भी हो सकता है। और चौथा विकल्प है मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना है। अब ऐसे प्रश्नों में भी आपको विकल्प तो चारों ही सही दिख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है वो छांटना होता है। ऐसे भी 3-4 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो वो तीनों चारों प्रश्न ठीक हो, इसलिए बेहतर विकल्प कौन सा है वो देखना है। तो चौथे वाले विकल्प को यदि देखें तो मूल्यांकन मूल्य निर्धारण, तो मूल्य निर्धारण जो होता है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के आधार पर होता है। जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन मापन है, जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन गुणात्मक है, यानी मापन भी आ रहा है, गुणात्मक भी आ रहा है, और मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना है। तो ये ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि मूल्यांकन का अर्थ होता है जांचना, परखना, परीक्षा, निर्णय लेना। तो जो निर्णय होता है वो क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर होता है, इसलिए दोनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो सही विकल्प बच्चों क्या हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना है। प्रश्न नंबर 10, सीसी पैटर्न कब से लागू किया गया। अब सीसी पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत समग्र मूल्यांकन, इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इस सीसी पैटर्न को हमने किसके तहत लागू किया, तो फिर आपने पढ़ा होगा RT राइट टू एजुकेशन 2009, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो अधिकार अधिनियम 2009 जिसे कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से उसे लागू किया गया था। तो यहाँ जब 2010 से उस RT एक्ट 2009 के तहत इस सीसी पैटर्न को लागू किया गया है, तो सीसी पैटर्न भी कब से लागू किया गया, 2010 से लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, 3 प्रकार के उद्देश्यों की बात ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ी जाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया था, स्वयं BS ब्लूम के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1956 के अंदर। 1956 में BS ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य को दिया जाता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य आपको ध्यान में होगा क्या दिए थे उन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, ज्ञान, बोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य दिया था। अब इस ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो ज्ञान, बोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को व्यावहारिक रूप में जो लिखने का काम आता है, अधिकांश विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे बच्चों, BS ब्लूम ही आंसर करके आए, क्योंकि ज्ञानात्मक उद्देश्य दिख रहा है उनको, और वो व्यवहारगत परिवर्तन में आपने ध्यान होगा, विद्यार्थी इसकी परिभाषा बता सकेंगे, विद्यार्थी इसकी परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी इसमें अंतर कर सकेंगे, विद्यार्थी इसके उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी इसका चित्र बना सकेंगे, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में मधुर संबंध बन सकेंगे, विद्यार्थी धनात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। तो ये सब व्यवहारगत रूप है, व्यवहार में परिवर्तन की जो बात है, तो वो जो लिखने का श्रेय गया है वो किसको गया है, रॉबर्ट मेगर को गया है। तो प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करके आना। यदि ज्ञानात्मक उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया पूछा जाए तब तो BS ब्लूम आएगा, लेकिन उस उद्देश्य को व्यवहारगत रूप में जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट मेगर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। 12वां प्रश्न, निम्न में से वस्तुनिष्ठता होती है। 4
ये 3 उद्देश्य 3 विकल्प के रूप में दिए हैं और चौथा दिया हुआ है आपको उपरोक्त सभी। तो पहला शैक्षिक उद्देश्यों में होती है क्या वस्तुनिष्ठता। अब शैक्षिक उद्देश्य कौन से होते हैं, अभी जो ब्लूम की अपन बात कर रहे थे पिछले वाले प्रश्न में, तो उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात की जा रही थी। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य एक शैक्षिक उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य एक शैक्षिक उद्देश्य है, और क्रियात्मक उद्देश्य जिसे मनोन शारीरिक उद्देश्य भी कहते हैं, जिसे गत्यात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, वह भी कौन सा है, शैक्षिक उद्देश्य है। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, व्यापक होते हैं, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य केवल विद्यालय से प्राप्त नहीं होते, शैक्षिक उद्देश्य परिवार से भी प्राप्त होते हैं, समाज से भी प्राप्त होते हैं, इसलिए ये व्यापक उद्देश्य भी कहलाते हैं यहाँ पर। तो जो व्यापक उद्देश्य हैं यहाँ, क्या उनमें वस्तुनिष्ठता की स्थिति अपन बात कर सकते हैं, नहीं। सामान्य उद्देश्यों में भी नहीं हो सकती, जैसे बालक का शारीरिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का आध्यात्मिक विकास करना, बालक का संवेगात्मक विकास करना, बालक का सामाजिक विकास करना, ये जो उद्देश्य होते हैं वो सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य उद्देश्यों में भी वस्तुनिष्ठता नहीं होती। लेकिन जब तीसरे प्रकार के उद्देश्य, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला दूसरा ही ऑप्शन में ठीक नहीं है। तीसरा है शिक्षण उद्देश्यों में। तो शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं वो संकुचित होते हैं, 35 से 40 मिनट के कालांश में इनको प्राप्त कर लिया जाता है, लघु अवधि में प्राप्त होने वाले उद्देश्य हैं। इसलिए जो वस्तुनिष्ठता होती है, जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो किस में होती है, शिक्षण उद्देश्यों में होती है। तो आंसर बच्चों क्या है, शिक्षण उद्देश्यों में। प्रश्न 13 पढ़िए। विद्यार्थी विभिन्न क्लबों में सक्रिय सहभागिता दे रहा है, यह किस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति है। विद्यार्थी विभिन्न क्लबों में सक्रिय सहभागिता दे रहा है, यानी बहुत सारे क्लब हो सकते हैं विद्यालय के अंदर, जैसे विज्ञान क्लब है, इको क्लब है, सोशल साइंस क्लब है, गणित क्लब है, बहुत सारे क्लब हो सकते हैं। अब उन क्लबों में विद्यार्थी अपनी पूरी सक्रिय सहभागिता दे रहा है, यानी हो सकता है उसके पदाधिकारी के रूप में दे रहा हो, किसी सदस्य के रूप में दे रहा हो यहाँ पर। तो वो कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, सक्रिय सहभागिता वही देता है जिसको अच्छा लग रहा होता है। और जब अच्छा लग रहा होता है तो कहीं ना कहीं अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में मधुर संबंध बनते हैं, और विद्यार्थी के बीच में भी क्या होता है, मधुर संबंध बनते हैं। तो जहाँ अध्यापक के मध्य मधुर संबंध बनते हैं, अध्यापक विद्यार्थी के मध्य संबंध बनते हैं, विद्यार्थी के मध्य मधुर संबंध बनते हैं, तो ये कौन सा उद्देश्य था, ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ज्ञान में ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि सक्रिय सहभागिता तो ज्ञान से भी आगे की स्थिति चली गई, अवबोध से भी आगे की स्थिति चली गई, कौशल में ठीक है एक्टिविटी तो हो रही है, सक्रिय सहभागिता तो हो रही है, लेकिन कौशल से भी आगे, क्योंकि वो अपने आप दे रहा है, अपनी सहभागिता अपने आप दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए दे रहा है वहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो हो गया चौथा, अभिरुचि की। तो कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, अभिरुचि की प्राप्ति हो रही है। 14वां प्रश्न पढ़िए। कुछ प्रश्न बड़े आकार में बड़े होते हैं, शब्दों में बड़े होते हैं, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। तो ऐसे प्रश्न, छोटे प्रश्न आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े प्रश्नों को थोड़ा सा आराम से पढ़ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। तो अपन जानते हैं कि जो शिक्षण की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग की जिसमें अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें सहायक सामग्री का होना नितांत आवश्यक होता है। क्वालिटी, जब हम शिक्षण की गुणवत्ता की बात करें और उसमें क्वालिटी की सहायक सामग्री की बात नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो सहायक सामग्री उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, यानी टीचिंग एड्स एक तरीके से मैं कहूँ कि शैक्षिक क्रांति शिक्षण को जीवंत बना देगी, और शिक्षण को जब जीवंत बनाएगी तो जो मंद बुद्धि बालक हैं वह भी सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ
क्योंकि प्रतिभाशाली और सामान्य बालक तो अच्छी तरीके से बिना सहायक सामग्री के भी समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारा मंद बुद्धि बालक है उसके लिए नितांत आवश्यक है सहायक सामग्री का। तो जब संपूर्ण बालकों के साथ शिक्षण क्वालिटी के साथ होगा तो शैक्षिक क्रांति आ सकती है, यह कथन किसका है। तो शैक्षिक क्रांति की जब बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी जोड़ लीजिए बच्चों। भारतीय शिक्षा आयोग, मुदारिर आयोग ने नहीं कहा है, आचार्य राममूर्ति का कथन नहीं है, प्रोफेसर यशपाल का कथन भी नहीं है। ये कथन किसका है बच्चों? भारतीय शिक्षा आयोग ने इस बात को कहा। भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया, कोठारी आयोग के नाम से जाना गया, दौलत सिंह कोठारी 1964-66। तो अभी यहाँ ऑप्शन में मैंने भारतीय शिक्षा आयोग दे दिया, हो सकता है परीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से आ जाए या कोठारी आयोग के नाम से आ जाए, तो किसी भी नाम से आ जाए आपको ध्यान में रखना है। 15वां प्रश्न कहता है निम्न में से अनुभव सामग्री है, यानी अनुभव जो रियल में विद्यार्थी खुद करके ग्रहण करता है। 4 विकल्प है आपके पास में। डायोरामा, क्या डायोरामा एक अनुभव सामग्री है? नहीं। क्या श्यामपट्ट एक अनुभव सामग्री हो सकती है? नहीं। श्यामपट्ट पर टीचर लिखने का काम करता है, तो विद्यार्थी को कौन से उससे अनुभव प्राप्त है? अनुभव तो तब होता है जब वो खुद काम को करता है, खुद काम करेगा तो उसको अनुभव होंगे यहाँ पर। तो श्यामपट्ट से ऐसा नहीं होता। चलचित्र भी वो जो मूविंग है, सिनेमा है, वो देख रहा है और देख करके वो सीख रहा है, वह भी अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम शैक्षिक भ्रमणों की बात करें, शैक्षिक यात्राओं की बात करें, तो विद्यार्थी को जिन जिन स्थानों पर ले जाया जाता है और शैक्षिक यात्राओं के दौरान विद्यार्थी को बहुत सारे अनुभवों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे अनुभव वो अपने संग साथियों से लेता है, समाज के बीच में जाता है तो समाज के लोगों से लेता है, अपने अध्यापकों के साथ जाता है तो अपने अध्यापकों के साथ में भी लेता है यहाँ पर। तो शैक्षिक भ्रमण एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभवों से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसी तकनीकी जिससे विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहे हैं उसे वहां जाकर के, तो उससे स्थायी ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वहां पर। तो अनुभव सामग्री कौन सी हो गई? हाँ, शैक्षिक यात्रा है। सही आंसर चौथा हो गया। 16वें प्रश्न को पढ़िए। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी पाठ योजना के निर्माण में तो शिक्षण उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? याद है, पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य किसके द्वारा जोड़े गए थे? B.S. ब्लूम के द्वारा। क्योंकि हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली हमें ध्यान में है, वहां पर शिक्षण उद्देश्यों की बात नहीं कही गई है। शिक्षण उद्देश्यों के जो जोड़ा गया वो किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा जोड़ा गया। अब जब B.S. ब्लूम के द्वारा जोड़ा गया है तो जरा देखें अपन, क्या वो हार्वर्ड उपागम में शिक्षण उद्देश्यों की प्राथमिकता की बात कही गई? नहीं। मैंने कहा था हार्वर्ड उपागम यानी हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में शिक्षण उद्देश्य की बात नहीं है। क्या मॉरिसन उपागम में कही गई है? नहीं। मॉरिसन उपागम खासतौर से यूनिट प्लान की बात करता है, इकाई योजना की बात करता है। तीसरे ऑप्शन में किलपैट्रिक उपागम की बात करें तो किलपैट्रिक उपागम भी इसका ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि किलपैट्रिक उपागम जो है वो प्रायोजना को लेकर के काम करता है, पाठ्य योजना की बात नहीं करता, वो प्रायोजना की बात करता है। तो फिर चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन उपागम। जो मूल्यांकन उपागम है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्वयं B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया है। और जब स्वयं B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया है तो ब्लूम ने ही शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिकता की बात की है यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया? इस ब्लूम उपागम को हम मूल्यांकन उपागम भी कहते हैं। और यह भी अपन को ध्यान में है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का पता किससे लगाते हैं? अपन मूल्यांकन से पता लगाते हैं कि इन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका या नहीं किया जा सका। तो आंसर जब शिक्षण उद्देश्यों की बात करें पाठ्य योजना में तो फिर मूल्यांकन उपागम की बात अपन को यहाँ पर करनी पड़ेगी। 17 प्रश्न क्या है? भारत में गांधी जी ने किस उपागम को बेसिक शिक्षा में प्रस्तावित किया था? भारत में गांधी जी ने किस उपागम को बेसिक शिक्षा में प्रस्तावित किया था? अब बेसिक शिक्षा का मायने आपको ध्यान में आना चाहिए।
लघु उद्योग कुटीर उद्योग, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो जनसंख्या है वो अधिकांश गाँव में निवास करती है, और जब गाँव में निवास करती है तो फिर गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि इनको गाँव में रोजगार के अवसर नहीं मिले तो ये शहरीकरण की ओर भागेंगे। तो आज वही स्थिति हमारे सामने है कि जो रोजगार के अवसर गाँव में मिलने चाहिए थे हमारे बालक बालिकाओं को, वो नहीं मिल पाए। जबकि गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में बात कही थी, तो वो ऐसा कौन सा उपागम था जिसको उन्होंने प्रस्तावित किया था? क्या हार्वर्ड उपागम? नहीं, क्योंकि हार्वर्ड उपागम तो पाठ्य योजना की बात करता है। ब्लूम उपागम वो मूल्यांकन की बात करता है। किलपैट्रिक उपागम ऑप्शन एक हो सकता है, और खोज उपागम नहीं हो सकता। तो किलपैट्रिक उपागम ध्यान में आता होगा कि जो प्रायोजना है उसे प्रोजेक्टिव बेस, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं तो वो रोजगार परक शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो जिसमें रोजगार की बात हो, जिसमें विद्यार्थी को स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की जाए, कौशल आधारित शिक्षा की बात की जाए, और वैश्विक शिक्षा में गांधी जी ने इसी बात को कहा था, आत्मनिर्भरता की बात कही थी, जो किसमें देखने को मिलती है हमें? किलपैट्रिक उपागम। तो गांधी जी ने किस उपागम को वैश्विक शिक्षा में प्रस्तावित किया था? किलपैट्रिक उपागम को प्रस्तावित किया था। 18वां प्रश्न पढ़ा है, प्रकृति की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसने कहा है प्रकृति की ओर लौटो? जब दयानंद सरस्वती को पहले विकल्प के रूप में देखते हैं तो ये तो कहते हैं वेदों की ओर लौटो। इन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात नहीं कही है। क्या शंकराचार्य कहते हैं, क्या सुकरात कहते हैं, क्या प्लेटो कहते हैं? तो यहाँ जो सही आंसर है, जो प्रकृति को लौटने की बात कर रहे हैं वो कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत आसान है, आसानी के साथ दिया जा सकता है, हर बच्चे के द्वारा दिया जा सकता है, इसे तो समझाने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ सरल प्रश्न मिलने चाहिए और कुछ सामान्य और कुछ कठिन प्रश्न मिलने चाहिए। गणित विज्ञान है, 19 प्रश्न क्या कह रहा है? गणित विज्ञान है, स्थान का बिल्कुल, संख्याओं का बिल्कुल, गणनाओं का बिल्कुल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सीरीज 2 में मैंने प्रश्न पूछा था गणित का शाब्दिक अर्थ, और जब गणित का शाब्दिक अर्थ आया था तो फिर गणनाओं की बात, क्योंकि शब्द गणनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है गणित विज्ञान है, गणित स्थान का भी विज्ञान है, स्थान का भी बोध कराती है, संख्याओं का भी बोध कराती है, गणनाओं का भी बोध कराती है, इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ पर? चौथा वाला ऑप्शन हो गया, उपरोक्त सभी। और अब इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय में निहित है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अध्ययन विषय में निहित है। सामाजिक अध्ययन विषय में क्या आता है? पहला ऑप्शन है मानव जीवन के केवल नागरिक पहलू। अब यहाँ केवल शब्द जोड़ा हुआ है, क्या केवल नागरिक पहलू आते हैं मानव जीवन के? नहीं। दूसरा ऑप्शन है मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलू। केवल आर्थिक पहलू आते हैं? नहीं। तीसरा ऑप्शन है मानव जीवन के प्रत्येक पहलू, ये आंसर है। और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेना चाहिए हमें, ऑप्शन चारों पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरा ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है तो हम टिक कर लें, हो सकता है इससे भी बेहतर ऑप्शन चौथा हो। चौथा ऑप्शन है मानव जीवन के केवल ऐतिहासिक पहलू। तो यहाँ भी ये केवल शब्द जो ऐतिहासिक पहलू है, आर्थिक पहलू भी है, नागरिक पहलू है, लेकिन केवल नहीं है, इसलिए सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर जो निहित है वो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू निहित होते हैं। यानी इसका जो संबंध होता है वो मानव शास्त्र से होता है, मानव जीवन से होता है। तो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू इसका आंसर हो गया। बच्चों, ये 20 प्रश्न आज फिर मैंने इस सीरीज 3 में आपको हल करा दिए हैं। वापस फिर मैं कहता हूँ, इन प्रश्नों को जब तक आप बार बार सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे जो लक्ष्य है आपका अध्यापक बनना। तो बार बार इन प्रश्नों का रिपीट करते रहिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेरा काम है, मेरा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन कराना। तो चलिए इन प्रश्नों को करिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और मस्त रखें।